नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है इंडियन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आप लोगों की बढ़िया चल रही है और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने सीरीज को एक और क्लास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि पीछे की क्लास में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े थे कि हिमालय की संरचना कैसी है, उत्पत्ति कैसे हुई, क्या विशेषता है, इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में जाने हैं और बड़े सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, बाकी की क्लास भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के विशाल मैदान के बारे में। सबसे मेन हेडिंग हम लोग की स्टार्टिंग में जो थी वो भारत का भौगोलिक वर्गीकरण था। तो भौगोलिक वर्गीकरण में सबसे पहले आया था उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो भारत के सबसे उत्तर में क्या आता है? हिमालय आता है। तो हम लोग उसकी चर्चा किए थे। तो हिमालय तो कंप्लीट हो गया। अब हिमालय के बाद हम लोग को मैदानी क्षेत्र पढ़ना है कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कैसी संरचना है, कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है। साथ में एक चीज़ और रहेगी कि ये क्या इसमें विशेषता पाई जाती है, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये सब बातों को हम लोग को यहाँ पढ़ना रहता है। भारत क्या मध्यवर्ती मैदान प्रदेश जो है, तो भारत में मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे और इसे कितने में विभाजित किया गया, कितना। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो आप कहते हैं जैसे कि जहां पर आप देख रहे हैं गंगा नदी प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या आता है? मैदानी क्षेत्र में। सबसे नॉर्थ में आपका जो आता है वो आपका आता है हिमालयी क्षेत्र, यानी कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ से आपको पता है यहाँ पर्वतीय प्रदेश आता है, लेकिन ठीक इसी पर्वतीय प्रदेश के नीचे यानी कि आप कह सकते हैं लगभग ये वाला क्षेत्र, और इधर आपका पठारी क्षेत्र, यहाँ से पठारी क्षेत्र के बीच में आपका जो क्षेत्र आता है वो आपका क्या रहता है? मैदान का रहता है। एक बार यही फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है। ये आपका क्या है? ये जो आपका आ रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। ये फिगर कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है? हमारा भारत का मैप है। आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश वाले में हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा हमारा आता है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, और ठीक इसी के बाद आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, तीसरा। तो आज हम लोग दूसरे को पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा वाला जो क्षेत्र है आपका जो पर्वतीय प्रदेश है और ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, इसके बीच में पाया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है भारत में, इसी को बोला जाता है, मध्य में है, ये दोनों के मध्य में, तो इसलिए क्या बोला जाता है? मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश सॉरी, या बोला जाता है भारत का विशाल मैदान। जिस तरह से हिमालय को हम लोग पढ़े थे, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा था। हिमालय की संरचना अद्भुत है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हो रहा है, ये सब बड़ी ही अद्भुत घटना है। उसी तरह ये जो मैदानी क्षेत्र है ये भी कम नहीं है। ये दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी बहुत पहले निर्माण हुआ, लेकिन प्रायद्वीप जो भारत है और हिमालय इससे नया है ये, यानी कि मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये थोड़ा नया माना जाता है। कहा जाता है कि ये आपका प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक इसका निर्माण हुआ। कि नोट कर लीजिएगा, प्लीस्टोसीन, इसे याद कर लीजिएगा क्या है? प्लीस्टोसीन से होलोसीन तक इसका निर्माण हुआ। किसका? ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मध्यवर्ती मैदान प्रदेश का। अभी ऐसे नोट कर लीजिए, अभी हम लोग इस सब डिटेल में जानेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ नोट कीजिएगा, 7.5 लाख 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्या है? विस्तृत है। तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट प्लीस्टोसीन से होलोसीन में मैदान बना भारत का। दूसरा 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई जैसे जानते हैं जो विशाल मैदान है ना, इसमें ज़्यादा विषमताएं नहीं पाई जाती। यानी कि जैसे पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे कहीं पर बहुत ऊंचा क्षेत्र देखने को मिल रहा है, तो कहीं पे घाटियां मिल जा रही थी, कहीं पर्वत मिल जा रहा था, और इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग देखे थे कहीं पे ऊंचे ऊंचे शिखर देखने को मिल रहे हैं,
तो कहीं पे घाटियाँ देखने को मिल रही हैं, ये सब बातें देखने को मिलती थी। लेकिन मैदान में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे पूरी विषमता ज़्यादा यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक समतल भूमि है, तभी इसे बोला जाता है क्या है, मैदान है ये। क्यों? क्योंकि ये निक्षेपों से बना है। ये सभी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे बना है। अभी के लिए आप ये समझिए एक समतल भूमि है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, विषमता देखने को मिलती है। हाँ, ये है कि कुछ विस्तृत क्षेत्र है तो वो क्या हुआ, बाकियों की अपेक्षा ऊंचा हो सकता है, नीचे हो सकता है, ये विषमता देखने को मिलती है। तो जो भारत का ये जो विशाल मैदान है, ये आपका 50 से 300 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, इसकी ऊंचाई है 50 से 300 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई है ये भारत में जो विशाल मैदान है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हैं। आगे की मैं अगर बात करूं तो इसका विभाजन कर दिया गया है। अब जब इतना बड़ा 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला क्षेत्र है तो इसको आसानी तो होगी नहीं पढ़ने में, तो इसलिए देखा गया कहीं पे कुछ अलग तरीके का विशेषता पाई जा रही है, तो इसलिए क्या किया गया, इसका विभाजन किया गया। ये भी 2 बेस पे किया गया है, जैसा कि आप सामने अभी देख रहे हैं। पहला जो किया गया वो नदी घाटियों के आधार पर, यानी कि आप कर सकते हैं नदी तंत्र के आधार पर, और दूसरा मृदा क्षेत्र के आधार पर। नदियों के द्वारा भी हमने, जैसा आप ये याद रखिए कि जो मैदान बने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, नदियों की है। नदियों ने ही क्या किया, आपके विशाल मैदान को बनाया, भारत के विशाल मैदान को बनाया, और इतनी ढेर सारी जनसंख्या यहाँ अच्छे से निवास कर पाती है। कई परिस्थितियों में क्या है, भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ये अनुकूल माना जाता है। ये सब आगे चर्चा होगी। अभी के लिए समझिए कि जो इसका विभाजन किया गया, कहा गया कि इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है विशाल मैदान का। कैसे? नॉर्थ में क्या था कि इधर तो हिमालय पर्वत था, इधर क्या था, प्रायद्वीप भारत था। बीच में क्या हुआ, यानी कि हिमालय के दक्षिण में क्या हुआ, यहाँ गर्त था। इसी गर्त में प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ क्या करती थी, अपने निक्षेपों को वहाँ जमा करती थी। जलोढ़कों का निक्षेप है यहाँ, जलोढ़ यानी कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो नदियों द्वारा मिट्टी इधर से भी तोड़ फोड़ के लाई जाती थी, इधर से भी लाई जाती थी। जब ये दोनों यहाँ ला के गिराते थे तो यहाँ क्या होता था, इनका जमाव होता था, और यही जमाव इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पर एक विशाल मैदान का रूप ले लिया, वही गर्त। वहाँ पर एक समतल भूमि बन गई, जिसे आज हम कहते हैं कि भारत का मध्यवर्ती विशाल मैदान। तो भारत में ये विशाल मैदान कैसे बना, जब भी कोई पूछे तो कहिएगा कि जब हिमालय का निर्माण हो गया तो वहाँ से प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ थी और इधर से प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ थी अपने साथ मलबों को लाती थी, और निक्षेप जलोढ़कों का निक्षेप यहाँ क्या करती थी, बीच में एकत्रित करती थी। अब ये निक्षेप जमा करते 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 ये क्या कर दी, यहाँ पर समतल भूमि का निर्माण कर दी। अब जो जल के द्वारा निक्षेप आया है वो ऐसा तो है नहीं कहीं पर्वत बना देगा, कहीं खाई बना देगा, एक समतल एक बराबर कर दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। तो उम्मीद है आपको ये बातें पता चल गई हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। समय मैंने बता दिया, प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक इसका निर्माण हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 50 से 300 मीटर इसकी क्या ऊंचाई मानी जाती है, किसकी, भारत के मध्यवर्ती विशाल मैदान की। तो दोस्तों जब अध्ययन करना था तो वैज्ञानिकों ने कहा इतने बड़े क्षेत्र का अध्ययन हम आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए। तो वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन करना शुरू किया तो देखिए कि भारत की जो कहा, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। तो भारत में जो मैदान है, कुछ क्षेत्र जो है वो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया, कुछ क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया, और कुछ क्षेत्र जो मैदान का है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। ये तो हम जान ही रहे हैं कि इसका निर्माण किससे हो रहा है, नदियों द्वारा हो रहा है। कि जो भारत में जो विशाल मैदान बना है नदियों के द्वारा बना है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कुछ क्षेत्र में सिंधु नदी के द्वारा बन रहा है, कुछ गंगा नदी के द्वारा, कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो बस इन्हें तो मिल गया मौका, और इन्होंने क्या किया, इसका विभाजन कर दिया
पहला जो नदी तंत्र के आधार पर किया वो कहा कि एक मैदान जो भारत में है वो सिंधु नदी का मैदान है, सिंधु का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 मैदान वैज्ञानिकों ने पहले बता दिया नदी तंत्रों के आधार पर। अब जब भारत की अगर बात करें तो भारत में जो ये वाला क्षेत्र है, 1 मिनट रुक जाइए फिगर बना लूं, रफली फिगर बना रहा हूं, कुछ खास नहीं। देखिए हुआ क्या, कहा कि हमें पता है कि सिंधु नदी का ये क्षेत्र है, ये क्या है, सिंधु नदी इधर प्रवाहित होती है पाकिस्तान में, मोस्टली इसका ज़्यादा क्षेत्र क्या है पाकिस्तान में है, और ये जो सिंधु नदी के द्वारा मैदान बनाया गया है उसका भी क्षेत्र ज़्यादातर क्या है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ हिस्सा भारत में भी है। तो कहा कि पहले हमें पता है ये वाला जो क्षेत्र है कहाँ है, ये वाला जो क्षेत्र है इसके बीच में ये क्या है, भारत का मैदानी क्षेत्र है। इधर ये मैदान हो गया और इधर ये क्या, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो कहा कि यहाँ पर जो सिंधु नदी का एक क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, कहा कि सिंधु नदी का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक कह दिया कि ये गंगा नदी का क्षेत्र है। ये पहला सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, और यहाँ पर जो मैदान बनता है ये क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ये हो गया हमारा मैदानों को कहा कि एक जो सिंधु नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, यहाँ का जो मैदान बन रहा है, यहाँ इस वाले क्षेत्र में ये क्या है, सिंधु नदी का मैदान है, और यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये गंगा नदी का मैदान है, और ये इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास है बना मैदान वो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इसी चैनल पर आप और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। वो कैसे, आपको बता दूँ कि कोई अगर टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अगर एनिमेशन, इमेज और वीडियोज़ के माध्यम से समझते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहता है। तो इसलिए मैक्सअप नॉलेज आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ लाया है जो कि आपको एनिमेशन वीडियोस, ये वाली वीडियोस नहीं, इसके अलावा वीडियोस के माध्यम से आप अपने टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको लिए उसके लिए कष्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और फ्री चैनल है, और आप उस जो फैसिलिटीज़ है यानी कि एनिमेशन, वीडियोस, इमेजेस और कई आर्टिकल शेयर किए जाते हैं, उसके फ़ायदा उठाकर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर वही इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ये मैदान का बहुत बेहतरीन फिगर है, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा मैदान है, किसका मैदान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे अपने टॉपिक को। तो ये हो गया मैदान का कि सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ये तो इस तरीके से हो गया। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि गंगा नदी का मैदान जो है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। सपोज दैट ये क्या है, आपका गंगा नदी का क्या है, मैदान है पूरा, और इसी को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ये पहला वाला आपका ऊपरी गंगा, दूसरा मध्य गंगा और तीसरा क्या है, निम्न गंगा का मैदान। इसकी भी विशेषता है, क्या विशेषता है, जैसे कि यहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो ये उन्हीं नदियों के द्वारा ये क्षेत्र बनाया गया है। जैसे ऊपरी गंगा की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग आप कह सकते हैं 300 मीटर इसकी क्या है, औसतन ऊंचाई क्या है, जो ऊपरी गंगा की जो ऊंचाई है वो कितना है, 300 मीटर है। और दूसरा इसका क्या है, 200 मीटर आप कह दीजिए कि इसकी ऊंचाई 200 मीटर है जो मध्य गंगा का मैदान है, और तीसरा वाले का आप कह दीजिए कि इसका 100 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इस तरह से हमने देखा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इसकी ऊंचाई भी हमने बता दी 300 मीटर ये लगभग है, ये 200 मीटर, और इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त जो है मध्य गंगा के मैदान में, क्यों, क्योंकि इसमें नदियाँ जो हैं विसर्ग करती हुई बहती हैं, पर्वतों से निकलने वाले जो जहाँ पे ज़्यादा समतल क्षेत्र मिलता है वहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, विसर्ग करती हैं। यहाँ गोखुर झीलें भी पाई जाती हैं, यानी कि इस तरह से फैल जाती हैं कि यहाँ पर बाढ़ का क्षेत्र यहाँ बहुत फैल जाता है, बहुत ग्रसित क्षेत्र है बाढ़ से। अभी एक एक करके इन सबको डिटेल में जानेंगे। और आपको बता दूं इधर फिर आ जाता है ये आपका निम्न गंगा का मैदान। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्षेत्रों को बारे में पढ़ते चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मृदा के आधार पर जो हमारा मध्यवर्ती मैदान है, यानी कि भारत में इस क्षेत्र में ऐसी मृदा पाई जा रही है, तो ये हमारा ये मैदान एक हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा दूसरे तरह की विशेषता पाई जा रही है, तो ये हमारा दूसरा मैदान हो गया।
फिर तीसरा आपको देखा हमने इस तरह की विशेषता पाई जा रही है, तो इस तरह से हो गया। इस तरह से कुल 4 भागों में ये बांटा गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, मृदा के आधार पर भारत के मैदानों की। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिंधु का मैदान, फिर गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये 3 कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप कह सकते हो सके तो आज ही हम लोग राजस्थान के मैदान की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक। तो जब मध्यवर्ती मैदान प्रदेश का जब विभाजन किया जाता है नदी तंत्र के आधार पर, तो सबसे पहले मैदान आता है सिंधु का मैदान। तो सिंधु का मैदान को डिटेल में समझते हैं क्या कर रहा है। सिंधु एवं सहायक नदियों के द्वारा प्राचीन जलोढ़ संरचना वाले बांगर क्षेत्र का विकास पंजाब व हरियाणा के मैदानी भागों में हुआ है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा मैदान जब आप पढ़िएगा। पहली बात तो ये किस नदी से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि किस नदी तंत्र में आता है। दूसरा ये किन किन क्षेत्रों में है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इसका विकास पंजाब व हरियाणा के मैदानी भागों में हुआ है। दूसरा क्या कर रहा है, उत्तरी राजस्थान को भी सिंधु मैदान का ही अंग माना जाता है, क्योंकि अतीत में यहाँ सरस्वती और घग्गर जैसी नदियां यहाँ प्रवाहित होती थी। ध्यान दीजिएगा, ये घाघरा नहीं है, घग्गर दूसरी नदी है, घाघरा दूसरी नदी है। सिंधु के मैदान की औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर है। यह प्रायः बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। क्यों बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नदियों का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 250 से 300 मीटर। दूसरा जो आता है वो आपका आता है गंगा का मैदान। अब यहाँ आपका सिंधु का हो गया ये, अब गंगा का मैदान देखते हैं। तो गंगा के मैदान को क्रमशः ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान तथा निम्न गंगा का मैदान है। जैसा कि अभी मैंने ये वाला फिगर बनाया था, ये वाला जो आपका ऊपरी गंगा, ये मध्यवर्ती गंगा, और ये वाला जो क्षेत्र आपका निम्नवर्ती गंगा का मैदान है। पश्चिम की ओर यह 200 मीटर ऊंचा है, जबकि पूर्व में ऊंचाई में उत्तरोत्तर कमी आती जाती है। ये इस साइड क्या है, ऊंचा है, इधर जैसे जैसे जाएंगे यानी कि पूर्व में ऊंचाई में उत्तरोत्तर क्या होती है, कमी आती जाती है। इसलिए इधर की अपेक्षा इधर बाढ़ मुक्त ज़्यादा है, यानी कि इधर बाढ़ की दर ज़्यादा नहीं रहता। इस वाले क्षेत्र में बाढ़ का क्षेत्र ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई कम है। मध्यवर्ती और निम्नवर्ती गंगा के मैदान नवीन जलोढ़ वाली खादर संरचना से निर्मित है। क्यों खादर संरचना से निर्मित है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है, तो बाढ़ जब आ रही तो इसका मतलब वहाँ खादर पाई जाएगी, तो इस वजह से यहाँ से खादर संरचना से निर्मित है। यह नवीन बाढ़ के मैदान है, जो कि प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। पूर्वी यूपी बिहार, अगर पूर्वी यूपी बिहार की बात करें तो ये किस में आते हैं, पूर्वी यूपी और बिहार बाढ़ गंगा मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। और पश्चिम बंगाल जो आपका आता है वो निम्न गंगा के मैदान में आता है। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ये वाला क्षेत्र जो है, ये बाढ़ग्रस्त ज़्यादा यहाँ रहेगा, ये है गंगा का मैदान। तीसरा आपका आता है ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि आप लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपका कहेंगे आपका जो सिंधु नदी से लेकर मैदान कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ये तीसरा क्या है आपका आ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, यहाँ पे गंगा का हो गया। अब चलिए ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में स्थित एक सकरी खादर संरचना का क्षेत्र है। यह भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मध्यवर्ती मैदान के बांगर व खादर से संलग्न उत्तरी भाग में तराई एवं भाबर प्रदेश हैं। अब ये बांगर खादर आप समझ लीजिए कि पुरानी मृदा बांगर और नई मृदा क्या होती हैं, खादर होती हैं। तराई भाबर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग मिट्टी मृदा के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका विभाजन करेंगे मध्यवर्ती मैदान का। अभी तो ये नदियों के आधार पर, ये 3 नदियों के आधार पर हम लोग विभाजन किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो मृदा है पाई जाती है, किस तरह की मृदा पाई जाती है, किस क्षेत्र में, किस मैदान में, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की विशेषता है। तब उस बेस में अलग तरीके से उसका क्या करा जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अभी आज ये नदी बेस पे था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र का और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि उसकी ये नदियों और इनकी सहायक नदियों के निक्षेप से जो मैदान बना है उनकी चर्चा किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको कोई सुझाव है, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा उस पर चर्चा किया जाएगा। आपको बता दूं मृदा के आधार पर जो विभाजन किया जाएगा उसमें भी कई हैं, जैसे कि भाबर तराई, फिर आपका आ जाता है, एक मिनट, भाबर तराई, बांगर, खादर, और फिर आपका आता है डेल्टा भी पढ़ना हम लोग को। तो ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रायद्वीप भारत शुरू करेंगे। प्रायद्वीप भारत की संरचना, विकास, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही है। अगर पीछे की क्लास अगर आपकी छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हर वीडियो के लास्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आप आगे की वीडियो में इस पर जा सकते हैं। आगे की बात अगर बताऊं कि और आप बढ़िया प्रिपरेशन करने के लिए इमेजेस, एनिमेशन, वीडियोस के माध्यम से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री चैनल है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अपनी सीरीज को और बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।